ठीक है, ये माई ग्रेड्स हमारा आ गया, इसको मैंने एंटर किया, माई ग्रेड सेव हो गया। वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू टेबल एरे का जो भी आपका सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम होगा वो आपकी लुकअप वैल्यू होगी, बट वो उस रो का सिलेक्ट करेंगे जिस रो पे आप अभी काम कर रहे हो। ठीक है, कॉमा लगाया, टेबल एरे का नाम दिया माइग्रेट्स, और कौन से कॉलम से डेटा चाहिए इसके, मैंने कहा मुझे चाहिए इसके सेकंड कॉलम से डेटा, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, इसका ग्रेड आ गया ए। ठीक है, अभी देखो मिसाल के तौर पे 25% पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है, ये जो है ये स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो रहा है। क्या नाम है स्टूडेंट का? सोहेल। ठीक है, सोहेल जो है ये 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो रहा है, वर्ड में और एक्सेल में, बट इसका पावर पॉइंट में स्कोर अच्छा है। सही है, जिसकी वजह से इसके जो परसेंटेज बन रही है वो बन रही है 27। तो ये इसने इसका ग्रेड निकाल के दे दिया ई ग्रेड। बट मैं ये चाह रहा था कि अगर कोई भी किसी एक सब्जेक्ट में भी 25 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो वो फेल हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे। किस तरह से चेंज करेंगे? हमें पता है कि सबसे छोटी वैल्यू अगर चेक करनी होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास 6-7 वैल्यूज़ हैं, उसमें से मुझे सबसे छोटी वैल्यू चेक करनी है कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फंक्शन कॉल करूँगा? मिनिमम का फंक्शन कॉल करूँगा। और अगर मेरे पास कोई कंडीशन हो, मैं देखना चाह रहा हूँ अगर छोटी वैल्यू ये हो तो फिर ये काम हो जाए, और अगर ये ना हो तो फिर कुछ और काम हो जाए। ठीक है, तो हम जो यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे इफ़ और मिनिमम दोनों को कंबाइन करके। किस तरह से? और वी लुकअप भी यूज़ करेंगे। तो ये हम 3 फंक्शंस इस एक फॉर्मूला में ग्रेड के कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अगर पासिंग मार्क्स सेम है तो ठीक है, इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इफ, क्योंकि हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। यहां पर पता नहीं मुझे आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है अपनी सही या नहीं आ रही है। अगर ना आए, बहुत ज़्यादा जूम हो रहा हो तो बता देना मुझे, फिर मैं दूसरे तरीके से करूँगा इसको जूम इन। ठीक है, इफ ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में मैंने चेक करना है सबसे मिनिमम वैल्यू। सही है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया मिन का फंक्शन। ये क्या करता है, सबसे लोएस्ट वैल्यू जो आपकी रेंज में होती है वो आपको निकाल के देता है। ब्रैकेट ओपन किया, अब यहाँ पे मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली अपनी, वर्ड के मार्क्स से लेके पावर पॉइंट के मार्क्स तक। ठीक है, C2 टू E2 ये मेरी रेंज सेलेक्ट हो गई। इसका मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? सिर्फ मिनिमम के अगर मैं फंक्शन लगाऊंगा तो मुझे उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? मेरी इस रेंज में से जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी वो ये वाला फंक्शन मुझे रिटर्न कर देगा। सिर्फ ये वाला, इफ की बात नहीं कर रहा अभी मैं, सिर्फ मिनिमम की बात कर रहा हूँ। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न कर देगा? इन तीनों वैल्यूज में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी। सबसे छोटी वैल्यू क्या है मेरे पास अभी फिलहाल? 37। ठीक है, तो ये मुझे रिटर्न कर देगा 37, बट मुझे नहीं पता क्या वैल्यू आ सकती है। 37 भी आ सकती है, 64 भी आ सकती है, सबसे लोएस्ट, जो भी सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी मेरी रेंज में वही सबसे लोएस्ट आएगी ना। तो यहाँ भी ये जो फॉर्मूला मुझे रिटर्न करेगा ये सबसे छोटी वैल्यू रिटर्न करेगा। अब मेरी चॉइस है मुझे उस पर क्या कंडीशन लगानी है। तो मैंने कहा अगर जो भी सबसे छोटी वैल्यू आ रही है वो लेस देन हो 25 के। ठीक है, 25 से कम हो तो ये मेरा लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो गया। मिनिमम C2 टू E2 जो भी सबसे छोटी वैल्यू आ रही है अगर वो लेस देन हो 25 के। सही है ना, क्योंकि पासिंग मार्क्स, टोटल मार्क्स मेरे 100 हैं और पासिंग मार्क्स मेरे कितने हैं? 25, तीनों सब्जेक्ट्स में। वर्ड में भी 25 पासिंग मार्क्स हैं, एक्सेल में भी 25 पासिंग मार्क्स हैं, और पावर पॉइंट में भी 25 पासिंग मार्क्स हैं। तो तीनों सब्जेक्ट्स में मैंने देख लिया, जाहिर है जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी
वो डायरेक्ट मेरे पास यहाँ पे आएगी, यहाँ पे शो होगी। अगर किसी एक में भी 25 आ रहा होगा या 25 से कम वैल्यू आ रही होगी तो वो मेरे पास यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, सबसे छोटी वैल्यू रिटर्न होगी। ठीक है, तो कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, अगर ऐसा हो तो क्या करना है, तो मैंने कहा यहाँ पे मैंने लगा दिया फेल, तो यहाँ पे फेल शो कर दो। ठीक है, अगर ऐसा हो मतलब 25 से कम वैल्यू आपके पास आ रही है तो फेल कर दो, कॉमा। और अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या करें, तो भाई फिर मैंने इसको बोला कि जो वी लुकअप वाला फॉर्मूला था हमारा इज इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में मैंने परसेंटेज सिलेक्ट करी, आई थिंक मैं ये वाला ओपन कर लेता हूँ। लुकअप वैल्यू में मैंने परसेंटेज सिलेक्ट करी, कॉमा लगाया, ठीक है, टेबल का नाम दिया माई ग्रेड्स, कॉमा लगाया, और सेकंड कॉलम में से मुझे डेटा चाहिए तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा। अब पहले मैं वी लुकअप वाला ब्रैकेट क्लोज करूँगा, देन मैं इफ वाला जो ब्रैकेट है वो क्लोज करूँगा। ठीक है, दोनों ब्रैकेट मेरे क्लोज हो गए, मैंने इंटर किया और यहाँ पे इसका ग्रेड इसने मुझे दे दिया ए। ठीक है, क्योंकि ये किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हो रहा, एक भी सब्जेक्ट में ये फेल नहीं हो रहा। थोड़ा सा इसको ड्रैग कर लेते हैं तो देखो परसेंटेज इसकी बन रही है 32, बट यहाँ पे ग्रेड में फेल शो कर रहा है। क्यों फेल शो कर रहा है, क्योंकि नुमान वर्ड में जो है वो फेल हो रहा है। इसी तरह से 27 परसेंटेज बन रही है, बट ये 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो रहा है, एक में 0 मार्क्स हैं इसके, एक में 5 मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो रहा है। आप हाईलाइट सेल रूल यूज करके इन सेल्स पे आप कंडीशन भी लगा सकते हो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग से जाके कि अगर कोई 25 मार्क्स से कम है तो वो हाईलाइट हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी हाईलाइट हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये 5 25 से कम है, 21 25 से कम है, तो वो हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ पे आपको ग्रेड इस तरह से शो हो जाएगा। सेम इसी तरह से रैंक का फॉर्मूला लगेगा, जहाँ पे हमने वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया है। ये जो लास्ट में वैल्यू ए फॉल्स में वी लुकअप का फॉर्मूला लगा हुआ है ना, वी लुकअप का फॉर्मूला रिमूव हो जाएगा और रैंक का फॉर्मूला लग जाएगा। जो भी कैलकुलेशन करनी है वो हम वैल्यू ए फॉल्स में करेंगे अगर हम इस तरह से कंडीशन लगा रहे हैं तो। लेकिन अगर हम ट्रू स्टेटमेंट की कंडीशन लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कौन कितने सब्जेक्ट में पास है, तो वो फिलहाल यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि मेरी कंडीशन मैच नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन हम इस तरह से भी इसको कर सकते थे कि कहीं और किसी और जगह पे यूटिलाइज कर सकते थे कि हम जैसे लेस देन 25 की जगह हम ग्रेटर देन इक्वल टू 25 करके, और फिर जो है वो वैल्यू इफ ट्रू में फिर हम अपनी कैलकुलेशन लगाते, और वैल्यू इफ फॉल्स में जो है वो हम अपना जो भी स्टेटमेंट हमने खाली प्रिंट करवाना है वो हम देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो मिनिमम की कंडीशन लगेगी क्योंकि हमने सबसे छोटी वैल्यू देखनी है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि अगर एक जैसे पासिंग मार्क्स हैं सारे सब्जेक्ट्स में तो, लेकिन यूजुअली इस तरह से होता नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि सब जगह अलग अलग पासिंग मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा और समझने के लिए, इसको थोड़ा और अच्छी तरह से रिकग्नाइज करने के लिए कि किस तरह से हम जो है उसको अलग अलग अगर पासिंग मार्क्स हों तो किस तरह से हम उस पर वर्क करेंगे, हमारे पास बेसिकली होती हैं 2 लॉजिक्स। अब वो 2 लॉजिक्स क्या होती हैं वो हम आके देखते हैं थोड़ा साइड पे। ठीक है, हमने लॉजिक्स पढ़ी थी लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। मेरा कीबोर्ड स्टक हो रहा है बार बार। लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, इसके अलावा मल्टीपल कंडीशंस चेक कराने के लिए हम 2 लॉजिक्स और यूज करते हैं। एक होती है एंड और एक होती है और। एंड और सेम उसी तरह से काम करते हैं जैसा इनका मायने हैं उर्दू में। जैसे एंड का मतलब होता है उर्दू में और, ठीक है, और का मतलब होता है या। ठीक है,
तो ये सेम उसी तरह से काम करते हैं जैसे इनके मायने हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करनी है, ये दोनों चीज़ें एक से ज़्यादा कंडीशंस पे यूज़ होती हैं, यूटिलाइज होती हैं। आप मल्टीपल कंडीशंस उस तरह से भी ले सकते हो जैसे हमने ग्रेड्स में ली थी पहले। इफ़ ये परसेंटेज लेस देन इक्वल टू जो भी वैल्यू है वो ये ग्रेड बन जाए, फिर दोबारा से इफ़ वो नेस्टेड इफ़ होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसी को एक साथ सारी कंडीशंस बता दें कि मिसाल के तौर पे ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, अगर इसमें से अगर हम चाह रहे हैं ऐसा देखना कि सारी कंडीशंस अगर ट्रू हो रही हो तो रिजल्ट ट्रू करे, तो हम एंड वाली कमांड लगाएंगे। और अगर हम चाह रहे हैं इस तरह से देखना कि अगर इन सब में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो रही हो तो ट्रू रिटर्न कर दे, अदरवाइज फॉल्स रहे, तो हम और लगाएंगे। मिसाल के तौर पे मेरे पास दो कंडीशंस हैं, वॉशिंग पाउडर वाली मिसाल लेते हैं, ठीक है। मुझे वॉशिंग पाउडर लेना है। वॉशिंग पाउडर लेने के लिए सबसे पहले मेरी कंडीशन क्या है, स्टोर की, कि कौन सा स्टोर है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, ब्रांड, कौन सा ब्रांड है, ठीक है। इस तरह से मैं मल्टीपल कंडीशंस देख सकता हूँ एक ही उसमें, कि मिसाल के तौर पे स्टोर भी मैंने पहले ही चेक करवा लिया कि स्टोर जो है वो कोई जनरल स्टोर है या कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, ठीक है। और फिर मैं इसी तरह से ब्रांड भी चेक करा सकता हूँ कि वो सर्फ एक्सेल की है या जो है वो कोई मोबाइल की, फॉर एग्जांपल इन्फिनिक्स या ओप्पो है, ठीक है। तो वो ब्रांड भी मैं इस तरह से चेक करवा सकता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि दोनों कंडीशन मैच हो तभी जो है वो चीज़ प्रिंट हो जो मैं वैल्यू एफ ट्रू में चाह रहा हूँ या वैल्यू एफ फॉल्स में चाह रहा हूँ, तो मैं एंड की कमांड लगाऊंगा दोनों कंडीशंस मैच करवाने के लिए। और अगर मैं चाह रहा हूँ दोनों में से कोई एक भी मैच हो जाए तो मैं और की कमांड लगाऊंगा, ठीक है। एंड का मतलब ये भी और ये भी दोनों मैच होनी चाहिए, और का मतलब ये या ये दोनों में से कोई एक भी होगी चलेगी, दोनों ही अगर हो जाएंगी तो भी सही है। एंड में कोई एक भी, मतलब मिसाल के तौर पर अगर 20 कंडीशंस में दे रहा हूँ और 20 में से कोई एक भी जो है वो फॉल्स रिटर्न कर रही है, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स में आएगा, ठीक है, एंड कंडीशन में। और अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ और की कंडीशन, ओ आर और की कंडीशन, तो कोई एक भी अगर ट्रू रिटर्न कर रही है तो मेरे पास ट्रू में रिजल्ट आ जाएगा। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको फॉर्मूले में एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ दोनों कंडीशंस को कि हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। वापस आ जाते हैं ग्रेड्स पे, ठीक है। थोड़ा सा क्राइटेरिया मैं चेंज कर लेता हूँ पासिंग मार्क्स का और उसका, ठीक है। वर्ड के पासिंग मार्क्स हैं 25, ठीक है, और ये जाएगा आउट ऑफ 100। फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, मार्क्स मैं रैंडम नहीं ले सकता हूँ, मैं खुद से भी टाइप कर सकता हूँ, बट मैं जो है वो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। बॉटम वैल्यू पे मैंने 0 ले लिया, टॉप पे मैंने ले लिया 100, तो ये वैल्यूज़ जो है वो मेरी जाएंगी 0 to 100, ठीक है। इसमें पासिंग मार्क्स कितने हैं, इसमें पासिंग मार्क्स है मेरे 25। सेम इसी तरह से एक्सेल में मैंने ले लिया मिसाल के तौर पे इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन, ठीक है। इसमें मैंने ले लिया 0 to 75, इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन 0 to 50, ठीक है। एक में जो है वो मेरे टोटल मार्क्स मतलब आउट ऑफ 100 वर्ड में आए हैं, जिसमें से 25 वाला पास होगा क्योंकि 25% 25 बनता है इसका, ठीक है। एक्सेल में हाईएस्ट मार्क्स 75 है, तो 75 का क्या बनेगा 25%, ठीक है, ये बनेगा 18.75। तो एक्सेल में जो स्टूडेंट पासिंग मार्क्स हैं वो हैं 18.75, और इसी तरह से पावर पॉइंट में आउट ऑफ 50 हैं,
तो 50 का 25% बन गया, उप्स, 50 का 25% बन गया 12.5। ठीक है, तो पावर पॉइंट में 12.5 पासिंग मार्क्स है। थोड़ा सा मैं स्ट्रेच कर देता हूँ ताकि प्रॉपर मार्क्स आप लोगों को साथ साथ नज़र आए। ठीक है, अच्छा, ताकि बार बार मेरा रिजल्ट चेंज ना हो, इसलिए मैं इस डेटा को कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करके थोड़ा नीचे जाके इसको पेस्ट करता हूँ एज अ वैल्यू। ठीक है, इसको फिर से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके इस रिजल्ट को चेंज कर देता हूँ। अब ये वैल्यूज कोई फॉर्मूले से नहीं लगी हुई है, यहाँ पे देखिए कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू फिक्स हो गई है। अब ये बार बार अपडेट नहीं करेगा मेरा रिजल्ट। नहीं तो पहले तो ये हो रहा था ना, जब भी मैं कोई फॉर्मूला लिख के इंटर प्रेस कर रहा था मेरा डेटा अपडेट हो रहा था। अब ये अपडेट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, मार्क्स अगर हम देखें तो इसके टोटल मार्क्स भी ऑब्वियस सी बात है चेंज होंगे, क्योंकि पहले जो है वो तीनों को हंड्रेड्स में आउट ऑफ 100 मार्क्स थे, तो इसलिए 300 पे जा रहा था वो। बट अब आउट ऑफ 100 नहीं है, अब थोड़ा सा क्राइटेरिया मेरा चेंज हो गया है। तो ये टोटल मार्क्स जो है वो मेरे पास आ रहे हैं इज इक्वल्स टू वर्ड के 100 प्लस एक्सेल के 75 प्लस पावर पॉइंट के 50। तो ये टोटल बन रहे हैं 225 मार्क्स। सही है, तो टोटल मेरा जो हो गया वो हो गया 225 और ऑब्टेन मार्क्स मेरे जो तीनों मार्क्स का सम है वो आ रहा है। पासिंग क्राइटेरिया मेरा अब हर कॉलम का अलग अलग है। वर्ड के मार्क्स का पासिंग क्राइटेरिया है 25, एक्सेल के मार्क्स जो हैं वो पासिंग मार्क्स हैं 18.75 और पावर पॉइंट के हैं 12.5। ठीक है वही 25% के हिसाब से, तो मुझे ग्रेड्स में चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 25% वाला पास होगा। ठीक है, बट ये भी हो सकता है मिसाल के तौर पे कि जैसे ये है, एक सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, एक में पास हो गया, दूसरे में भी पास हो गया, लेकिन बाय चांस ये थोड़े अच्छे मार्जिन से पास हो जाता है। जैसे 50 मार्क्स हैं तो इसके आ जाते मिसाल के तौर पे 49 पावर पॉइंट में, और इसमें 75% मार्क्स हैं तो इसके आ जाते 65। ठीक है, तो इसकी ओवरऑल परसेंटेज तो 51 बन रही है, बट ये एक सब्जेक्ट में फेल है। तो मैं चाह रहा हूँ इसका फेल लिखा हुआ है, ये जो अब्बास है ये एक सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ इसका ग्रेड फेल लिखा हुआ है, ना कि जो इसका ग्रेड एक्चुअल में बन रहा है बी ग्रेड वो ना आए, फेल लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे मल्टीपल कंडीशंस का, मल्टीपल लॉजिक्स का। इज इक्वल्स टू उसी तरह से इफ़ की स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। इफ़ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट। पहले तो हमको सिर्फ एक लॉजिकल टेस्ट देना था ना, बट अब हमें बहुत सारे लॉजिकल टेस्ट देने। अब हमारी चॉइस है, हम कोई एक देखना चाह रहे हैं, हम बहुत सारे देखना चाह रहे हैं। मैं अभी क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ किसी एक में भी फेल हो रहा हो अगर, तो वो फेल हो जाए। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया एंड। सही है, आप एंड लगा लो, आप और लगा लो, दोनों तरह से काम हो जाएगा। बस कंडीशन आपको थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी एंड के लिए और थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी और के लिए। एंड बेसिकली क्या काम करता है, तीनों कंडीशंस देखेगा, तीनों में से कोई एक भी फॉल्स आ रही होगी तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, तीनों का ट्रू आना ज़रूरी है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे एंड की लॉजिक मैंने यहाँ पे लगा दी और यहाँ पे मैंने कर दिया है क्या, कंडीशन, थोड़ा सा मैं इस तरफ स्क्रॉल कर लूँ, वर्ड की जो भी वैल्यू है, अगर वर्ड की जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो 25। ठीक है, यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ 25 या उससे अबव वैल्यू है या नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 25। ये मेरा एक लॉजिक हो गया, यहाँ पे लॉजिक 1 कंप्लीट हो गया। कॉमा लगा हुआ है, कोई ब्रैकेट ओपन नहीं करना, कोई ब्रैकेट क्लोज नहीं करना। एंड का ब्रैकेट ओपन किया हुआ था, पहले इफ का ब्रैकेट ओपन किया, देन आपने एंड का ब्रैकेट ओपन किया। अब इसके बाद कोई ब्रैकेट ओपन नहीं करना आपने, फिलहाल कॉमा लगाया,
कॉमा लग गया। यहाँ पे ये पूछ रहा है लॉजिकल टू, तो सेकंड लॉजिक में मैंने एक्सेल दे दिया। एक्सेल की जो भी वैल्यू हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो कितनी, 18.75, 18.75, ठीक है। 18.75 की वैल्यू दे दी मैंने। फिर मैंने ये सेकंड लॉजिकल भी कंप्लीट हो गया मेरा, मैंने कॉमा लगाया, थर्ड लॉजिकल पे आ गया। थर्ड लॉजिकल भी मैं इसी तरह से दूंगा, सिर्फ पावर पॉइंट की वैल्यू जो भी इस सेल में वैल्यू हो ग्रेटर देन इक्वल टू हो कितना, 12.5, ठीक है। अब ये तीनों लॉजिक्स मेरी कंप्लीट हो गई, जितनी लॉजिक्स मैंने देनी थी मैंने तीनों दे दी। मैं यहाँ पे अब एंड का ब्रैकेट क्लोज करूंगा, ये एंड वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया, तो देखो ये दोबारा आ गया इफ लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया। अब एंड की कंडीशन क्या बताती है हमें, एंड की कंडीशन हमें बताती है कि सारी कंडीशंस अगर ट्रू आ रही होंगी तो ट्रू आएगा, ठीक है। मतलब अगर 25 मार्क्स होंगे वर्ड में, 25 या उससे ज़्यादा, 18.75 होंगे एक्सेल में या उससे ज़्यादा, और 12.5 होंगे पावर पॉइंट में या उससे ज़्यादा, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो जैसे ही ये ट्रू हो मैंने इसको बोला कि फिर वी लुकअप का फॉर्मूला लगा लो, सही है। वी लुकअप का ब्रैकेट ओपन किया मैंने, वी लुकअप की लुकअप वैल्यू आएगी मेरी परसेंटेज, कॉमा लगाया मैंने, ग्रेड, ग्रेड का जो भी टेबल एरे था उसका नाम आपने दे दिया। यहाँ पे मेरे पास जो टेबल का नाम था वो था माई ग्रेड्स, ठीक है, कॉमा लगाए। और सेकंड कॉलम का डेटा चाहिए मुझे, तो मैंने इसमें लिख दिया 2, ये ब्रैकेट क्लोज किया वी लुकअप का, तो ये वैल्यू इफ ट्रू मेरी कंप्लीट हो गई, कॉमा लगा हुआ है मैंने, कॉमा लगाया। अब ये पूछ रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, तो वैल्यू इफ फॉल्स में मैं सिंपल, मतलब जो कंडीशन जो है ये मैच ना करे, अगर किसी एक सब्जेक्ट में भी मिसाल के तौर पे वर्ड में 25 से कम मार्क्स आ गए, या एक्सेल में 18.75 से कम मार्क्स आ गए, या पावर पॉइंट में 12.5 से कम मार्क्स आ गए, तो मैंने उसको कहा फेल इन फेल इन सब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे मैंने फेल इन सब्जेक्ट क्यों लिखा है, ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो जाए मेरे ग्रेड वाले फेल से और इस वाले फेल से, ठीक है, ताकि आप लोगों को इजीली पता चल जाए। ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर प्रेस किया, इसका ग्रेड आ गया मेरे पास ए, ठीक है। अब जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो देखो ये स्टूडेंट फेल हो रहा है इस सब्जेक्ट में, ठीक है। ये स्टूडेंट वैसे तो ओवरऑल भी फेल हो रहा है, बट किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल है, तो इसलिए इसने इसको फेल इन सब्जेक्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह से जो है वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि कंडीशंस जो जिस तरह से हमने लगाई हैं तो वो उसी तरह से हमको रिजल्ट देगा। अगर किसी एक भी उसमें फेल हो रहा होगा तो वो उसको फेल इन सब्जेक्ट दे देगा, बट अगर तीनों में पास होगा तो फिर वो वी लुकअप वाले उसमें जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने एंड की कंडीशन लगाई है। मैं इसको उल्टा भी कर सकता हूँ, मैं इसको और की कंडीशन लगा के भी यूज़ कर सकता हूँ। उसमें क्या होगा, उसमें कंडीशन हमारी थोड़ी चेंज हो जाएगी। ये फॉर्मूला मैं नोट कर लूँ ताकि आप लोग लिख सको बाद में, ठीक है। इसको यहाँ पे नीचे मेंशन कर देते हैं, इफ एंड, ठीक है। अभी इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ और दूसरी कंडीशन देखते हैं और के साथ, इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, सेम उसी तरह से सेम वही प्रोसीजर होगा हमारा, बस एंड की जगह पे और आ जाएगा। और क्या करता है, और देखता है, ये यहाँ पे इसकी देखो डेफिनेशन भी लिखी हुई है, चेक्स वेदर एनी ऑफ द आर्ग्यूमेंट आर ट्रू एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स, रिटर्न फॉल्स ओनली इफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर फॉल्स। जब सारे फॉल्स होंगे तभी वो फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज कोई एक फॉल्स होगा तो वो फॉल्स नहीं रिटर्न करेगा, कोई एक ट्रू होगा तो वो ट्रू दे देगा आपको। ब्रैकेट ओपन किया, सेम उसी तरह से जैसे एंड में हमने तीनों कंडीशंस बताई थी उसको पहले, और में भी हम तीनों कंडीशंस बता देंगे, बट और में अब हमने क्या करना है, अब हमने चेक करना है लेस देन के साथ, ठीक है। 25
ये वर्ड के मार्क्स अगर लेस देन हो 25, क्योंकि 25 वाला पास है, तो उससे कम अगर हो 24.9999 भी हो तो भी वो पास है, ओ सॉरी तो भी वो फेल है। तो यहाँ पे मैंने लेस देन 25 किया, कॉमा लगाया, ठीक है। सेकंड लॉजिकल पे आ गया मैं, एक्सेल के मार्क्स लिए लेस देन 18.75, ये यहाँ पे, ठीक है, कॉमा लगाया। पावर पॉइंट के मार्क्स लिए लेस देन 12.5, ठीक है। तीनों लॉजिक्स कंप्लीट कर ली, ब्रैकेट क्लोज किया। ये मेरा इफ का लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो गया, मैंने कॉमा लगाया, वैल्यू इफ ट्रू। अब और की कंडीशन क्या करेगी, एंड की कंडीशन तीनों कंडीशंस को मैच कर, अगर हो रही थी तीनों कंडीशंस मैच तो वो हमको हमारा फॉर्मूला दे रहा था, अदरवाइज वो फेल दे रहा था, ठीक है। यहाँ पे कोई एक कंडीशन भी मैच हो जाएगी तो मैंने उसको कहा कि अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन भी मैच हो रही है, अगर लेस देन 25 आ रहा है, लेस देन 18.75 आ रहा है, या लेस देन 12.5 आ रहा है, तो क्या करो, तो तुम उसको कर दो फेल इन सब्जेक्ट, ठीक है। अदरवाइज अगर किसी एक भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम नहीं है, तीनों कंडीशंस फॉल्स रिटर्न कर रहा है मेरा, और वाली जो कंडीशन है, क्योंकि मैंने लेस देन की कंडीशन लगाई है, तो अगर वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अब वी लुकअप का फॉर्मूला लग जाए, जिसमें लुकअप वैल्यू आ जाएगी मेरी परसेंटेज, कॉमा मेरे टेबल का नाम, कॉमा सेकंड कॉलम का डेटा चाहिए तो 2, ब्रैकेट क्लोज। ये इस तरह से मेरा फॉर्मूला लग जाएगा। इफ का भी ब्रैकेट क्लोज करूंगा मैं, और मैं इंटर प्रेस कर दूंगा, तो ये मेरे पास देखो ग्रेड आ गया ए। ड्रैग कर लिया मैंने, सेम उसी तरह से जो स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, फेल इन सब्जेक्ट, फेल इन सब्जेक्ट, फेल इन सब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है। पूरे मार्क्स आएंगे तो वो पास हो जाएंगे। क्लियर है? बाकी प्रैक्टिस करोगे तो ये ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस लाजमी है, क्लास लो ना लो, प्रैक्टिस लाजमी करनी है। यह आ गई इफ और की स्टेटमेंट, ठीक है। सेम इसी तरह से रैंक निकलेगा, सेम इसी तरह जिस तरह से ग्रेड निकला है आपका। मैं देखो मैं दिखा रहा हूँ फिर से, मैंने यही फॉर्मूला कॉपी किया, कॉपी करके मैं रैंक वाले फोल्डर में आया, सेल में आया, पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, किसको, बिल्कुल ये लास्ट में जो वी लुकअप वाली स्टेटमेंट है ना, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ रैंक, ब्रैकेट ओपन। रैंक ऑब्वियस सी बात है, हम या तो परसेंटेज से निकालेंगे या ऑब्टेन मार्क्स से निकालेंगे, तो मैंने परसेंटेज सिलेक्ट करी इस स्टूडेंट की, कॉमा क्लास में जितने स्टूडेंट हैं जो रेफरेंस है मेरा वो सिलेक्ट किया। और हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम सिलेक्शन को फ्रीज करते हैं, लॉक करते हैं जब रैंक निकाला था, तो मैंने F4 प्रेस करके सिलेक्शन को लॉक किया, इंटर प्रेस किया, इंटर प्रेस किया, ये मेरे पास इसका रैंक आ गया 3। जो स्टूडेंट फेल हो रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में उनका आ गया फेल इन सब्जेक्ट, और ये रैंक इस तरह से आ गया मेरे पास। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है? अच्छा, ये स्क्रीनशॉट जो है वो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा क्लासरूम में, तो वहाँ से जो है आप लोग वो ले सकते हो इसके लेजेंड के साथ, तो इजी हो जाएगा इसको परफॉर्म करना कि किस तरह से परफॉर्म करना है। मिनिमम वाला आई थिंक मुझे नीड नहीं है, कंडीशंस आप लोगों को लगानी आती हैं, और इजी जो एक्चुअल वे है वो यही है।
मल्टीपल कंडीशंस के लिए जो यूटिलाइज होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हाईलाइट भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर ये वाला जो पासिंग मार्क्स हैं इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा, हाईलाइट सेल रूल लेस देन दे दिया मैंने इसको 25, तो जो 25 से कम है वो हाईलाइट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सही है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल लेस देन 18.75, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल लेस देन 12.5। ठीक है, अभी फ़िलहाल पावर पॉइंट में कोई भी फेल नहीं हो रहा है, किसी एक को पावर पॉइंट में फेल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सोहेल को फेल कर देते हैं, 12 मार्क्स है तो ये फेल हो गया इन सब्जेक्ट, ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया। आमिर को एक्सेल में पास कर दे, या जिशान को जो है वो एक्सेल में पास कर देते हैं, इसको मैंने दे दिए 19 मार्क्स, तो ये पास हो गया, हाईलाइट इस पे से ख़त्म हो गया। इस तरह से इसको आप यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज़ कर सकते हो अपने फॉर्मूला को। हमने देखा कि आज की क्लास में कि किस तरह से जो है वो हम एक से ज़्यादा फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, कंबाइन करके उनका कॉम्बिनेशन बना के। इस चीज़ को कहते हैं कंपाउंड फंक्शन। ठीक है, हमने बेसिकली क्या किया, हमने पहले एक इफ़ का फंक्शन यूज़ किया, इफ़ के अंदर हमने और का फंक्शन यूज़ किया, और के अंदर हमने कंडीशंस बताई उसको, उसके बाद हमने वैल्यू ए फॉल्स में वी लुकअप का फंक्शन यूज़ किया। इसी तरह से रैंक के लिए हमने वैल्यू ए फॉल्स में रैंक का फंक्शन यूज़ किया। तो इस तरह से आप एक से ज़्यादा फंक्शंस यूज़ करके अपना काम इजी कर सकते हो, अपना काम आसान कर सकते हो। सिर्फ एक दफ़ा की मेहनत होती है, वो भी सिर्फ एक सेल पे करनी होती है। बाकी तो जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे सब एक ड्रैग करना है आपने, और जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, जितनी भी सारी चीज़ें होंगी, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, सबका रिजल्ट आपके पास एक टेक में आ जाएगा। ठीक है, मेल मर्ज याद है, मेल मर्ज में हमने एक मार्कशीट बनाई थी वर्ड में, जिसका डेटा मैं एक्सेल से इंपोर्ट करके लाया था। तो वो बेसिकली इसी तरह से मार्कशीट जो है वो रेडी हुई हुई थी, फॉर्मूलाज के साथ और सारी चीज़ों के साथ। बट ये जो जैसे ये टेबल है, ये टेबल मैंने उस पर डिफ़ाइन नहीं किया हुआ था, मैंने उस पर टेबल अलग से डिफ़ाइन किया हुआ था, इसमें शीट पे नहीं आ रहा था मेरी। ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगा आने वाली क्लासेस में कि उसको किस तरह से एडजस्ट करते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ से ये टेबल रिमूव कर दूँ तो मेरे ग्रेड्स जो है वो अफेक्ट हो जाएंगे उससे, क्योंकि वो यहाँ से डेटा और लेके वहाँ पे मुझे शो करवाने हैं, और जब भी मैं प्रिंट करूँगा तो मेरे पास ये डेटा भी जो है वो प्रिंट में आ रहा होगा। सही है ना, ये आ रहा यहाँ पे। पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे माउस मेरा क्लिक हो रहा है, ये डेटा शो हो रहा है मेरा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और क्या, कि जब भी जो है, मैं फ़िलहाल इसको चेंज कर देता हूँ, फेल कर देता हूँ इसको पूरा, फेल इन सब्जेक्ट्स हटा के। ठीक है, ताकि थोड़ा इजी हो जाए। अब हम इसकी करते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ सबसे पहले तो इसके ऊपर मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है लिखा हुआ। तो मैंने फर्स्ट रो सेलेक्ट करी, फर्स्ट रो सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पे सेल्स में इंसर्ट पे गया, और यहाँ पे मैंने एक रो इंसर्ट कर दी। ठीक है, अच्छा ये रो काफ़ी लंबी है और बिल्कुल लास्ट तक सिलेक्ट हुई हुई थी, तो मैंने इसको रैंक तक, जो मेरा लास्ट कॉलम है वहाँ तक सिलेक्ट किया, और इसको कर दिया मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या करता है, ये जो आपके मल्टीपल कॉलम्स आ रहे हैं ना, इन सबको कंबाइन करके एक सेल बना देगा और उसकी अलाइनमेंट कर देगा सेंटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक पूरी मेरी शीट के ऊपर जो रो आ रही है वो एक सेल बन गया है। अब मैंने यहाँ पे जो भी हेडिंग लिखनी है वो हेडिंग में लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल
ठीक है, इसको थोड़ा सा साइज़ में इसका इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ तो होम टैब से साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करना चाह रहे हो तो आप लोग वो भी कर सकते हो। प्रॉपर टेबल का फॉर्मेट देने के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जो ये मेरी हेडिंग्स हैं इनका कलर जो है वो चेंज कर रहा हूँ। इसकी शेडिंग चेंज करूँगा सबसे पहले तो मैंने कहा मुझे इसकी शेडिंग चाहिए ब्लैक। ठीक है, टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा तो मैंने कहा इसका फ़ॉन्ट कलर मुझे चाहिए वाइट। ठीक है, एडजस्ट कर लिया। कॉलम्स के बीच में जो लाइन आ रही है इसके ऊपर कर्सर रखोगे तो आप कॉलम की विड्थ चेंज कर सकते हो। ठीक है, या फॉर्मेट से जाके मैंने बताया था यहाँ से जाके कॉलम विद और कॉलम हाइट का ऑप्शन आ जाता है, ऐसी सॉरी कॉलम विद और रो हाइट का ऑप्शन आ जाता है, तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं मैं चाह रहा हूँ ये सेंट्रलाइज हो जाएं, तो मैंने सारे नंबर सेलेक्ट किए और इसको कर दिया अलाइनमेंट सेंटर। ठीक है, इसी तरह से ये सीरियल नंबर या रोल नंबर भी सेंटर लाइन कर दिए। रैंक और ये फेल वाली लाइन भी मैंने सेंटर लाइन कर दी ताकि ये पूरा सेंटर में रहे, और जो हेडिंग्स है मेरी इनको भी मैंने सेंट्रलाइज कर दिया। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद देखो जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो एक तो ये मेरा जो डेटा है प्रिंट प्रीव्यू में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये पेज जो है वो मेरा वर्टिकल फॉर्मेट में आ रहा है, पोर्ट्रेट में आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ ये लैंडस्केप में आए। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, इन लाइन्स के बीच में जो है ना वो गैप नहीं है, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ इनके बॉर्डर्स आ जाएं जो मुझे प्रिंट पे भी नज़र आ रहे हो। तो मैंने डेटा सिलेक्ट किया, सही है। सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर्स अप्लाई कर दिया। इस पे भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब बॉर्डर्स तो नज़र आ गए बट मेरी शीट एक तो कंप्लीट नहीं आ रही, परसेंटेज तक आ रही है, ग्रेड और रैंक नहीं आ रहा, एक चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है, ये जो है आ, अभी भी पोर्ट्रेट में आ रही है, लैंडस्केप में नहीं आ रही। तो यहाँ पे पेज लेआउट, जैसे वर्ड में पेज लेआउट था सेम उसी तरह से ऑप्शंस हैं इसमें। आप जो है वो थीम्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो। जैसे वर्ड में हमारे पास एक थीम का टैब अलग से था, इसमें पेज लेआउट में ही आपको मेंशन किया हुआ है। पेज मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़, प्रिंट एरिया हम देखेंगे, ब्रेक्स हम देखेंगे, प्रिंट टाइटल हम देखेंगे, बैकग्राउंड हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल हमने जो है वो क्या करना है, इसकी ओरिएंटेशन चेंज करनी है लैंडस्केप में। तो ये देखो, ये मेरे पास पूरी मेरी मार्कशीट जो है वो आ गई रैंक तक, फॉर्मूला भी नीचे लिखा हुआ आ रहा है और पूरी मेरी मार्कशीट जो है वो आ गई। ठीक है, इस तरह से इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अच्छा, ये तो फॉर्मेटिंग का एक तरीका है। फॉर्मेटिंग का एक इससे इजी वे है और जो कि आजकल ज़्यादा ऑफिसेज में यूज़ होता है, वो क्या है, वो बेसिकली ये तरीका है कि आप होम टैब पे जाओ, यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन आ रहा होता है। आपने अपना टेबल पूरा सिलेक्ट कर लिया, फर्स्ट रो जो है वो आपकी मर्ज नहीं होनी चाहिए इस काम के लिए। ठीक है, तो फिलहाल मैं फर्स्ट रो को कर देता हूँ डिलीट, सिर्फ आपको उस पर अप्लाई करके दिखा देता हूँ। टेबल आपने सेलेक्ट किया, टेबल सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एज टेबल पे गए और यहाँ से जाके डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं आपके पास, फॉर्मेट आ रहे हैं, प्रीसेट्स आ रहे हैं। आप यहाँ से कोई भी प्रीसेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही कोई सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज कर लेगा। अगर आपके पास टेबल हेडर्स हैं जैसे हमने बनाए हुए रोल नंबर, नेम, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो आप माई टेबल हैज़ हेडर पे चेक लगा दो, अदरवाइज इस पे से चेक हटा दो तो वो खुद ही हेडर जो है वो क्रिएट कर देगा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 करके। फ़िलहाल मैंने इस पर चेक लगाया, ओके कर दिया। अब इसने ऑटोमेटिकली ये सारा काम कर दिया। फॉर्मेटिंग आप इसकी देख सकते हो, फॉर्मेटिंग थोड़ी सी चेंज हो गई होगी जहाँ जहाँ मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करी हुई है, मतलब जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो तो उसी तरह से आएगी जैसे मैंने अप्लाई करी है, बट उसके अलावा इसने क्या किया, बेंडेड रॉज इस पर अप्लाई कर दी कि हर रॉ में मैं इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से बेंडेड कॉलम का भी ऑप्शन होता है। जब जैसे ही आप टेबल में एंटर करोगे आपके पास टेबल डिज़ाइन आ जाएंगे। ठीक है, इस टेबल को आप कोई नाम भी दे सकते हो,
ताकि इन फ्यूचर आप कहीं और कॉल करवाना चाह रहे हो तो वो कॉल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं टेबल स्टाइल के। हेडर रो का कलर चेंज आ रहा है, नहीं चाहिए आपको, हेडर रो हटा दो। कलर टेक्स्ट का बेसिकली वाइट हुआ है तो इसलिए टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर दूं तो आप लोगों को टेक्स्ट नज़र आएगा। क्यों नहीं आ रहा भाई, वापस आ दो। अच्छा करके देखना, वो नज़र आ जाता है टेक्स्ट। मेरे पास पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, एक मिनट रुको। अच्छा मैंने शायद माय टेबल हेडर पे चेक लगाया हुआ था, शायद इस वजह से ना आ रहा हो, बट आप लोग ट्राई करना, वो आ जाता है नज़र, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास टोटल रो का। टोटल रो क्या करेगा, लास्ट में एक रो ऐड कर देगा जिसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और उसमें जैसे जो जनरली तो ये करता है, जो लास्ट में जो आपका सेल होता है ना, लास्ट जो कॉलम होता है उसका टोटल करके आपको दे देता है ये, कि ओवरऑल उसका सम करके दे देता है। जैसे इसका बन रहा है 11, तो उसने 11 यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ये करता है काम। फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा सकता हूँ। जनरली आप अपनी तरफ से उसमें फॉर्मूलाज वगैरह भी थोड़े बहुत चेंज कर सकते हो, ठीक है। बैंडेड ड्रॉ का ऑप्शन है, जो बैंड अप्लाई हुए हुए थे रॉ पे वो इनेबल या डिसेबल कर सकते हो आप। इसी तरह से फर्स्ट कॉलम का ऑप्शन है, जैसे हमारी हेडर रॉ है ना, इसी तरह से मैं चाह रहा हूँ फर्स्ट कॉलम भी एक अलग कलर में हाईलाइट हो जाए, तो मैं फर्स्ट कॉलम पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा फर्स्ट कॉलम भी अलग तरह से हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसी लास्ट कॉलम का ऑप्शन है, लास्ट कॉलम हाईलाइट हो गया। इसी तरह से बैंडेड कॉलम का ऑप्शन है, कॉलम वाइज जो है वो मेरे पास जो है बैंड आ जाएगा, जैसे पहले रोज हो रही थी इसी तरह से कॉलम्स हो गए। और एक और ऑप्शन इसमें आ रहा है फ़िल्टर बटन। फ़िल्टर बटन क्या करता है, बेसिकली हमने वर्ड में पढ़ा था सॉर्ट। सॉर्ट क्या करता था, डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता था। तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास आया काशान, काशान ने कहा सर मुझे अपने मार्क्स देखने हैं, अगर आप बता दें मुझे तो, और मैं नहीं चाहता कि काशान को बाकी स्टूडेंट के मार्क्स पता चले, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे नेम पे गया, अगर मुझे उसका रोल नंबर नहीं पता, अगर रोल नंबर पता है तो मैं रोल नंबर पे चला गया, और मैंने उसको जाके या जाके जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आ गए दो नाम, जितना मैंने टेक्स्ट लिखा है उस हिसाब से दो नाम मैच हो रहे हैं, एक काशिफ का एक काशान का। जो मुझे चाहिए मैंने उस पर चेक लगाया, ओके कर दिया, सिर्फ उस स्टूडेंट का डेटा मेरे पास ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा, ठीक है। ये फ़िल्टर हो गया। फ़िल्टर इस पर से रिमूव करना है, यहाँ पे ऑप्शन है क्लियर फ़िल्टर का, क्लियर कर दिया मैंने। सॉर्ट करना है, डायरेक्ट फ़िल्टर बटन पे क्लिक करो, यहाँ पे फर्स्ट टू ऑप्शन आ रहे हैं सॉर्ट के, सॉर्ट ए टू जेड, ये ए टू जेड सॉर्ट हो गया। ऑटोमेटिकली वो पूरे डेटा पे काम करेगा। अब्बास का जो रोल नंबर है वो अब्बास का ही रहेगा, जो मार्क्स हैं अब्बास के वो उसी के रहेंगे, ठीक है। Z2 है वो फ्लिप हो जाएगा। अच्छा ये तो कुछ गड़बड़ हो गई, अब सही है, ठीक है। Z2A में वो सॉर्ट हो गया। जिशान का जो रोल नंबर है वो जिशान का ही रहेगा। रोल नंबर से मुझे अरेंज करना है, मैंने दोबारा रोल नंबर पे सॉर्ट कर दिया, रोल नंबर से सॉर्ट हो गया, ठीक है। फ़िल्टर बटन नहीं चाहिए। यूजुअली ये होता है कि आप जो है वो चाह रहे हो कि सिर्फ फॉर्मेटिंग मुझे चाहिए, उसकी फ़िल्टर बटन मुझे स्क्रीन पे नज़र ना आए, तो यहाँ से फ़िल्टर बटन को ऑफ़ कर सकते हो, ये फ़िल्टर बटन आपके रिमूव हो जाएंगे, अब यूजुअली वर्क कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ और, वो ये कि जब भी आप टेबल फॉर्मेट लेके उसमें कोई
कैलकुलेशन या कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो रेफरेंसेस आपके थोड़े से चेंज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा यहाँ पे सम, ब्रैकेट ओपन किया और इस सेल को सिलेक्ट किया, तो देखो पहले जो मेरे पास रेफरेंस आ रहा था, पहले क्या रेफरेंस आ रहा था, इस सेल का रेफरेंस आ रहा था मिसाल के तौर पे C2, ठीक है। अब क्या रेफरेंस आ रहा है, अब मेरे पास रेफरेंस आ रहा है @word25। इसने कॉलम का नाम बता दिया और कॉलम के नाम से उसने सेल ले लिया नंबर के हिसाब से कि जो रो है वो उसी का नंबर है, ठीक है। तो ये रेफरेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं इसमें। एक चीज़ और देखो, इज इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, तीनों सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए मैंने, तो इसने मुझे बता दिया टेबल 1 @25 से और पावर पॉइंट 12.5 तक। ये मेरे कॉलम के नाम है, वर्ड 25 और पावर पॉइंट 12.5, ठीक है। मैंने इंटर प्रेस किया तो इसने देखो ना मैंने ड्रैग किया ना मैंने कुछ किया, इसने ऑटोमेटिकली सारी उस पर जो है वो अप्लाई कर दिया। जो भी फॉर्मूला मैंने लगाया था, वो जितना टेबल होगा वो ऑटोमेटिकली पूरे टेबल पे अप्लाई कर देगा, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप कंट्रोल Z कर सकते हो, तो वो सिर्फ एक पे अप्लाई हो जाएगा, बट ऑटोमेटिकली ये काम कर देता है अगर आपने टेबल लेआउट लिया हुआ हो तो। और रेफरेंसेस थोड़े से आपके चेंज हो जाते हैं ताकि आप पूरा, इसमें मैं पूरा कॉलम कॉल कर रहा हूँ बजाय एक सेल के। मैं इसको बता रहा हूँ कि जैसे ये सम का जो फंक्शन मैं लगा रहा हूँ, इसमें वर्ड के कॉलम से लेके पावर पॉइंट के कॉलम तक जो रेंज बन रही है इसको ऐड करना है, लेकिन सिर्फ इस रो की, ठीक है। तो ये जो @ है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कॉलम्स है मेरे, क्लियर है। अच्छा, थोड़ा बहुत जैसे अगर मैं चेंज करता हूँ कंडीशन अपनी, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये रो सेलेक्ट नहीं करी, मैंने इसके नीचे वाली या ऊपर वाली रो सेलेक्ट कर ली, तो वो फिर उसको रेफरेंस देगा। लेकिन अगर मैं उसको सेम रो को सिलेक्ट करूँगा तो वो फिर उसको जो है वो टेबल का रेफरेंस देगा, वो उसको ओवरऑल रेफरेंस नहीं देगा, ठीक है। तो क्लास वाइंड अप करते हैं फिर इंशाल्लाह कल नहीं परसों, परसों जो है वो देखते हैं इसके बाकी के ऑप्शंस। और इंशाल्लाह परसों जो है वो हम एक और नई शीट की तरफ जाएंगे जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज़फुल साबित हो सकती है आप लोगों के। वो है सैलरी शीट, कि किस तरह से हम जो है वो एम्प्लॉय सैलरी बनाते हैं, किस तरह से उस पर वर्क होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग कल की क्लास मतलब